एक बार मैग्नेट को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है। इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहता है या फिर क्यों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है इसमें, इन सब बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि अगर एक बार मैग्नेट कुछ इस तरह से सिचुएटेड है और ये मान ले इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल में अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फोर्स अप्लाई होगा और साउथ पोल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है इस पोल के पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां भी ये जो फोर्स है ये होगा mb। तो b क्या है? b है इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर और वो b। अब इस तरह के फोर्सेस जब अप्लाइड होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो होता यह है कि ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्योंकि देखिए दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड का तो है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अर्थात ये दोनों एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये जो बार मैग्नेट है ये इस तरह से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मान ले यही मैग्नेट कुछ ऐसे सिचुएटेड हुआ और ये रहा इसका नॉर्थ पोल और ये रहा इसका साउथ पोल। तो अब इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ ऐसा होगा। नॉर्थ पोल पे फोर्स अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, साउथ पोल में अप्लाई होगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा mb। अब देखिए दोनों फोर्सेस जो है ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन में एक्ट कर रहा है, तो इससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फिर अगर इस तरह से हम एक मैग्नेट को अलाइन करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये रोटेट नहीं करता है। अब मान ले कि हम इस मैग्नेट को कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में धकेलेगा और साउथ पोल को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, तो हम जो इस मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं इसके कारण हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करेगा मैग्नेट इसी तरह से सिचुएटेड हो और हम उसे रोटेट कर रहे हैं जबरदस्ती, तो हम कुछ काम करेंगे और वही काम इस मैग्नेट में स्टोर हो जाएगा, या फिर कहें टेक्निकली कहें तो इस मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। तो फिर इसे रोटेट करते हुए मान ले कि आप यहां तक ले गए ऐसे, तो हमने इस सिचुएशन से इसे इस सिचुएशन में लाने के लिए कुछ काम किया। यहां पर ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। हमने इसे और मोड़ा, हमने और टॉर्क अप्लाई किया जिसके कारण ये और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और रोटेट करते हुए ये यहां तक पहुंच गया। अब ये रहा इसका नॉर्थ पोल और ये रहा इसका साउथ पोल। तो हमने और ज्यादा काम किया तो इसमें और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो यहां पर इसमें काफी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हमने जितना काम किया सारा का सारा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड है। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इस केस में माना जाता है जीरो, इस केस में, जबकि आपका इंट्यूशन आपको यह बताएगा कि यहां पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए था जीरो इस केस में, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिर देखिए अगर इस सिचुएशन में इस मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ और मैग्नेट को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए हमने कुछ काम किया, अर्थात इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो जीरो से कम था, अर्थात यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था। अब देखिए यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो और हमने इसे और रोटेट किया, अर्थात हमने इस पे और काम किया, तो यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये होगा पॉजिटिव। और इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे हम लिख लेते हैं, हम इसे बाद में डिराइव करेंगे। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस सिस्टम का ये होता है नेगेटिव ऑफ इस मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट।
और यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इस मैग्नेट का, ये होता है इस मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर। अब चलिए इसे हम डिराइव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी पता लगाएंगे कि किसी आर्बिट्ररी पोजीशन के लिए, फॉर एग्जांपल मैग्नेट ऐसे सिचुएटेड है, ये कुछ एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल अल्फा एंगल बना रहा है, तो ऐसे केस में इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया एक मैग्नेट कुछ ऐसे सिचुएटेड है, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल है θ1, जबकि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब इसे हमने कुछ रोटेट किया और अब ये जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये है θ2। हम ये पता लगाएंगे कि इस केस से इस केस तक आने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्ररी पोजीशन कंसीडर करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए हर एक जगह पे जो टॉर्क का वैल्यू है वो अलग अलग होगा। क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि टॉर्क जो होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क ये बराबर होता है इस मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये बराबर होता है m इंटू बी, अर्थात इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ अल्फा के। ये अल्फा है, ये जो मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो, अर्थात ये जो टॉर्क है ये टॉर्क डिपेंड करेगा इस एंगल पे भी। तो फिर हम जितना ज्यादा मोड़ेंगे टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते जाएगा। तो टॉर्क अलग अलग सिचुएशन में कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी कर रहा है। तो इसीलिए हम एक आर्बिट्ररी सिचुएशन कंसीडर करेंगे और वहां से इसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे और उससे हम ये पता लगाएंगे उस थोड़ा सा रोटेशन के लिए हमने कितना काम किया, और फिर हम इसे आगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब हमने माना कि ये जो मैग्नेट है ये एंगल बना रहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। हमने इसे और थोड़ा सा रोटेट किया, बहुत थोड़ा सा रोटेट किया, और ये थोड़ा सा रोटेटेड हो गया। अब ये जो एंगल बना रहा है ये है थीटा प्लस डी थीटा, अर्थात हमने इसे कितना रोटेट किया? हमने इसे डी थीटा एंगल रोटेट किया। तो हम मान सकते हैं इतना छोटा सा रोटेशन के लिए जो टॉर्क है ये टॉर्क कांस्टेंट है। हमने इसे इस डायरेक्शन में रोटेट किया और उसके कारण ये ऐसे सिचुएटेड हो गया। हमने कितना रोटेट किया? हमने डी थीटा एंगल रोटेट किया। तो फिर देखिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने काम किया dw। तो ये dw होगा कितना? ये जो dw है, थोड़ा सा हमने काम किया, ये बराबर होगा जो इस सिचुएशन में टॉर्क है। तो मान ले यहां पर टॉर्क जो अप्लाई हो रहा वो हो रहा टाउ, और ये बराबर होगा m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो फिर हम कह सकते हैं जो थोड़ा सा हमने काम किया ये होगा टॉर्क इनटू जितना एंगल हमने रोटेट किया इसके बराबर। तो ये बन जाएगा छोटा सा काम जो हमने किया, ये बन जाएगा एम बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इस पूरे प्रोसेस में θ1 एंगल से लेके θ2 एंगल तक रोटेट करने के लिए हमने कितना काम किया? तो यहां मैं बता दूं ये नॉर्थ पोल था इसका और ये साउथ पोल था। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने कितना काम किया? तो पूरे प्रोसेस में मान ले हमने काम किया W, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw के, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ mb इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा के। अब देखिए लिमिट क्या होगा इस इंटीग्रल का? हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, अर्थात ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल पोजीशन में ये एंगल कितना था? ये था θ1, और फाइनल पोजीशन में ये एंगल कितना है? θ2। तो फिर ये जो लिमिट होगा ये होगा θ1 से लेके θ2 तक, और ये जो इंटीग्रल है इसका लिमिट होना चाहिए। देखिए हमने कितना काम किया,
तो शुरू में हमने काम किया था 0 और फाइनली हमने कितना काम किया, टोटल काम हमने किया W, तो यहां पर इंटीग्रल का जो लिमिट होगा वो होगा 0 to W। तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं ये बराबर होगा, चूंकि M और B ये दोनों कांस्टेंट है इस केस में, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो फिर यही बन जाएगा M इंटू बी इंटू माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा और लिमिट हो जाएगा इसका थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो फिर यही वर्क डन किसके बराबर हो गया, देखें ये बराबर हो गया M इंटू बी इंटू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 2 माइनस नेगेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा 1। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया MB इंटू कोसाइन ऑफ थीटा 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 2। तो ये हो गया वर्क डन जब हम एक मैग्नेट को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करते हैं तब। इसका मतलब इस सिचुएशन में इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ गया, क्योंकि इतना ही हमने काम किया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, तो फिर यहां से लेके किसी आर्बिट्ररी पोजीशन तक आने में हमें जितना काम करना पड़ेगा वही होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हम जितना काम करेंगे उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। हम मान लें कि 1 जूल काम करते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में 1 जूल इंक्रीमेंट होगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 था उससे हमने 1 जूल काम किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गया 1 जूल। तो अगर हम इस सिचुएशन को इनिशियल पोजीशन माने और किसी भी आर्बिट्ररी सिचुएशन को फाइनल पोजीशन माने, तो उस आर्बिट्ररी सिचुएशन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो यहां पर जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा U, ये बराबर होगा MB इंटू कोसाइन ऑफ थीटा 1, जबकि देखिए इनिशियल पोजीशन में एंगल कितना होगा, यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री ये तो बन जाएगा 0 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 2, अर्थात फाइनल पोजीशन में ये जो एंगल बनाएगा ये होगा ये अल्फा, तो इंटू माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा। तो इसी टर्म को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ MB इंटू कोसाइन ऑफ अल्फा। इससे आगे हम कह सकते हैं ये है नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैग्नेट का और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बराबर। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानने का कारण यही है कि वैसा करने से पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन बड़ा ही एलिगेंट एक्सप्रेशन होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी माइनस MB क्यों है। तो यहां पर ये जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो एंगल ये है 0। तो फिर इस सिचुएशन में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चूंकि बराबर है नेगेटिव ऑफ M और B इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के, जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ MB इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ MB इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर थीटा तो 0 डिग्री है, तो कोसाइन ऑफ 0 जो कि बराबर होता है 1 के, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस MB। वही इस केस में देखें, हमने इसे रोटेट कर दिया, यहां पर हमने 90 डिग्री रोटेट किया था और 90 डिग्री हमने रोटेट किया, तो यहां पर जो थीटा होगा अर्थात एंगल ये जो सबटेंड कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये होगा 180 डिग्री। तो फिर इस केस में हम कह सकते हैं जो
पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि ये होता है माइनस एम बी कोसाइन ऑफ थीटा, यहां पर थीटा है 180 डिग्री, कोसाइन ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा एम बी।